देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है। आपने एक झटके में सरकारी नौकरी छोड़ करके ये फील्ड चुन लिया, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अब तो मेरे से नहीं होगा, चलो कुछ और करते हैं। ऐसा कभी हुआ? कभी कभी होता था जी। तो उस समय लगा होगा कि बहुत फंस गया हूँ, फसड़ हो गई, क्या करें? बिल्कुल एक समय आता है, मुश्किल का दौर आता है जब सोचते हैं कि चलो ये वक्त भी गुजर जाएगा, कहते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो। मेरा तो आपने देखा होगा ये स्लोगन है, मेरा भगवान दिव्यांगों में। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें स्पेशल टैलेंट होता है, जैसे मैं एक बच्चे को देख रहा था जी। तो वो अच्छा गाना गा लेता है। इनके अंदर भगवान ने कुछ स्पेशल कुछ शक्तियां दे रखी है। जब तक माँ बाप बैठे वहां तक तो ठीक है, उसके बाद उन बच्चों का कोई नहीं होता है। सिरोही जिले की एक ऐसी शख्सियत जिसने उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जिनको दुनिया हीन भावना से देखती है, जिनका तिरस्कार करती हैं, जिनके साथ उठना बैठना लोग पसंद नहीं करते, जिनका छूना भी लोग पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए एक बंदे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। हमारे साथ मौजूद है रमेश चौधरी, जो दिव्यांग स्कूल चलाते हैं और स्कूल चलाने के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। बच्चों के साथ रहना, उनकी सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, सब कुछ खुद करते थे। पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी, उनके नाम कर दी। रमेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि आप लगातार दिव्यांगों के साथ में, और आपने अपनी टैगलाइन बना ली है, मेरा भगवान दिव्यांगों में। तो अचानक से आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे दिव्यांगों की सेवा करनी है, इस तरीके से काम करना है कि उन लोगों का भला किया जा सके जिनको दुनिया हीन भावना से देखती है, जिनका तिरस्कार होता है, लोग जिनके साथ बैठना उठना या हाथ लगाना तक पसंद नहीं करते? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस फील्ड में आने का रीज़न मेरा यही रहा कि मैंने स्पेशल एजुकेशन के अंदर बीएड एमएड वगैरह से इसी फील्ड से मैंने किया था। तो मैं इस फील्ड्स को अच्छी तरह से जानता था। और जब मैं सरकारी जॉब में था तब जैसे गवर्नमेंट स्कूल थी, उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो सुनते बोलते नहीं है, जिसको बिल्कुल दिखता नहीं है और मानसिक रूप से विबंधित बच्चे होते हैं, वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो सुनते बोलते नहीं उनको साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जिसको बिल्कुल दिखता नहीं है उसको ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाता था। और जो मानसिक रूप से विबंधित बच्चे होते हैं उसके उस बच्चों को आईक्यू लेवल के हिसाब से पढ़ाना होता था। तो इस वजह से मैंने देखा कि वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। इसकी वजह से मेरे मन में आया ख्याल कि ऐसी स्कूल भी खोलनी चाहिए ताकि इस बच्चों के अनुसार ये पढ़ाई कर सके। लोग सरकारी नौकरी के लिए सालों तैयारी करते हैं, एक सपना होता है, लेकिन आपने एक झटके में सरकारी नौकरी छोड़ करके ये फील्ड चुन लिया, एनजीओ खोला और दिव्यांगों की सेवा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बात ऐसी है कि सब कुछ सरकारी जॉब में अपन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी अपनी बनती है मानव इंसान के नाते कि ऐसे लोगों के लिए कोई आगे नहीं आता। जब तक माँ बाप बैठे वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद उन बच्चों का कोई नहीं होता है। तो मेरा मानना यही था कि कम से कम ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने जीवन गुजारा कर ले। और ऐसे सब लोगों के सहयोग से सपोर्ट से चालू किया था और अभी सब लोगों के सपोर्ट से चल रहा है। बिल्कुल, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि दिव्यांगों की सेवा करना है, लेकिन ये करने में बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी। जब आपने शुरू किया होगा तो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, आपको सारा काम भी करना होगा, लोगों बच्चों को लेके भी आना है, उनको नहलाना भी है, धुलाना भी है। तो इस तरीके कैसे मैनेज कर रहे थे जब शुरुआत में आपने शुरू किया था एनजीओ? देखिए, शुरुआत में मेरे गवर्नमेंट जॉब्स चल रही थी, उस समय मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में जो मेरी सैलरी थी उसके अनुसार मैं चला रहा था। 2-3 साल तक खुद ने चलाया और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। और लोग इन बच्चों को नेगेटिव भाव से देखते थे कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे धीरे धीरे पढ़ने लग गए। तो लोगों के वो जागरूकता आई कि ये भी बच्चे कुछ कर सकते हैं। और बच्चे भी धीरे धीरे जुड़ते गए और लोग भी जुड़ते गए और धीरे 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 ये कारवां बढ़ता रहा। ये आपने फिर मैनेज कैसे किया? क्योंकि मैं शुरुआत में देख रहा था तो आप और आपकी वाइफ दोनों सारा काम करते थे, उनको रखना है, करना है, तो फिर वो कैसे मैनेज करना? क्योंकि वो समझते नहीं हैं, उनको लाना भी है,
गाँव में जा कर के उनको ढूँढना भी है, तो वो चीज़ कैसे मैनेज करते थे? देखिए जाके मैं पेरेंट्स को सबसे पहले तो पेरेंट्सों को हम समझाते थे और पेरेंट्स समझने के लिए कोई ऐसे भी थे पेरेंट्स थे बच्चों को छुपा भी देते थे और कोई ऐसे पेरेंट्स थे वो बताते भी थे कि हमारा बच्चा ऐसा है तो हम लेके आते थे। उन सबसे बड़ी समस्या तो ये आती थी हमारे पास कि बच्चे को बताने के लिए भी तैयार नहीं थे, वैसे भी पेरेंट्स थे। और धीरे धीरे बच्चों को पेरेंट्स को समझाया तो समझे और बच्चे यहाँ आके जुड़ने के बाद में धीरे 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 अपने पैरों पे मतलब देखे कि भाई बच्चे बच्चे कुछ कर सकते हैं। और यहाँ लाने के बाद में और हमारे को चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई थी। तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि भाई इस बच्चों को पढ़ाना करना थोड़ा सा था, लेकिन हमने स्पेशल एजुकेशन के अंदर बीएड वगैरह किया हुआ था तो हमने धीरे 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 उन बच्चों को भावनाओं को समझा और उनको मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब आप लोगों के पास जा रहे होंगे इन बच्चों को लेने के लिए, उनके बच्चे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे होंगे, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है जो भेजने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह तो ऐसा होता है कि घरों में बच्चे को एक तरफ कोने में या तो बिठा देते हैं या बांध के रख देते हैं। ऐसे भी लोग केसेस आपने देखे होंगे। हाँ, बिल्कुल देखा था। ऐसे भी केसेस हैं कि मेंटल रिटार्डेशन मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बांध के भी रखे हुए थे। तो हमने वहाँ से छुड़वा के उन बच्चों को भी लाए और उनको उनकी भावनाओं को समझा और भावनाओं को समझने के बाद में उन बच्चों को अपने बच्चे के लेवल तक गए और बच्चों को धीरे 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 उसको टैकल किया कि मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो धीरे धीरे उसको समझाते थे। वो आज को अपना खुद का काम करने लग गए। तो आप पेरेंट्स के पास जाते होंगे तो पेरेंट्स सीधे मान जाते हैं कि हाँ हमारे बच्चा है, ठीक है, यहाँ बिठाया है, बांधा है, उसको ले जाओ सीधे। देखो पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब धीरे 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 उन लोगों को लगा कि नहीं वास्तव में ये बच्चे मतलब एक जगह पे रह के स्पेशल स्कूल वगैरह जैसे होते हैं तो वो वहाँ सीख सकते हैं। तो अब वो मतलब अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं, कोई देख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, सब इस प्रकार के बच्चे आपके पास हैं, जी। तो फिर सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाना समझाना पड़ता होगा। सब अलग अलग तरीके से, जैसे कि सुनते बोलते नहीं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर आ रहे हैं तो वो उन्होंने जो सुनते बोलते नहीं इस फील्ड में बीएड वगैरह सब कर रखा है, वो पढ़ाते हैं। जिसको दिखता नहीं है वो उनको पढ़ाने के लिए ब्लाइंड टीचर, वो खुद ही दिखता नहीं है वो टीचर आते हैं। और मेंटल रिटार्डेशन मंदबुद्धि वाले बच्चों में जो मंदबुद्धि का डिप्लोमा कर रखा है वो लोग आके पढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे से उनको समझ सके। बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम बात करें बहुत समय हो गया आपको शुरू किए हुए, जी। तो पहले छोटी सी स्कूल चलाते थे, फिर धीरे धीरे किस तरीके से ये पूरा ज़्यादातर बच्चे जुड़े? पहले तो बच्चे नहीं आए होंगे, हाँ अब स्टार्टिंग में। लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। जी जी जी। तो ये शुरुआत किस तरीके से हुई और अब तक किस तरीके से लोग आपको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पहले तो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, जी अब जी काफ़ी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सामने आकर के तारीफ भी कर रहे हैं, आपके काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ बिल्कुल। देखिए स्टार्टिंग में हमने एक बच्चे से स्टार्ट किया था, धीरे 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 बच्चे जुड़ते गए। और स्टार्टिंग में हमने तो हमारे खुद के लेवल पे थोड़ा सा स्टार्ट किया था और लोगों को लगा कि नहीं वास्तव में यह सेवा हो रही है। तो लोगों ने बहुत अच्छा से कोऑपरेट करके सपोर्ट किया और धीरे 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 यहाँ संस्था के नाम पे ज़मीन वगैरह लेके और पूरा जन सहयोग से ये पूरी बिल्डिंग खड़ी की है। और जन सहयोग से चल भी रहा है, सरकार से 1 रुपया भी नहीं है अभी और इन बच्चों से 1 रुपया फीस भी नहीं है। पूरा ये लोगों के सपोर्ट से अभी चल रहा है और बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है अभी। नहीं, सबसे बड़ी बात है सरकार अभी तक सहयोग नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से कोई बजट, कोई फंड कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जो दिया जा रहा है वो जो लोग दान दे रहे हैं या भामाशाह है वगैरह है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उससे ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा जन सहयोग से चल रहा है। सरकार से 1 रुपया अभी तक हमारे को सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये जन सहयोग से अभी हम लोग चला रहे हैं। नहीं, आपने प्रयास तो किया होगा ना, अप्लाई किया होगा, सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, एनजीओ को सपोर्ट भी दिया जाता है, जी जी। तो आपने उसके लिए प्रयास किया है? बिल्कुल बिल्कुल प्रयास किया है। हमारे को एमपी एमएलए और कलेक्टर साहब वगैरह सारे ने लिख के उन्होंने डिज़ायर करके भेज दिया है जयपुर, लेकिन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहा है। और हर साल में फाइल हम लगा रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से फाइल लग रही है हमारी, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है। अच्छा, मतलब 7 साल से लगातार आप हर साल फाइल लगा रहे हैं जी। और हर बार रिजेक्ट होती जा रही है। रिजेक्ट होती जा रही है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि नए को देने के लिए हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जी। नए एनजीओ जो दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं उनके पास उनके लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है ऐसे बता रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जन सहयोग से सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब एक चीज़ मेरे से रह गई, सब लोग जानना भी चाहते हैं जी। कि एनजीओ शुरू करने से पहले, दिव्यांगों की सेवा शुरू करने से पहले आप कौन सी जॉब में थे? कहाँ नौकरी करते थे? क्या कर रहे थे? मतलब किस तरीके से? पहले मैं डी ऑफिस पालमपुर में था, शिक्षा विभाग में था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे वहाँ सेवा दे रहा था। उसके बाद टीचर में भी रहा और फिर मैंने रिजाइन दे के फिर ये अभी फिलहाल सेवा का ही काम इधर चल रहा है मेरा। अच्छा, शिक्षक की नौकरी छोड़ करके ये फील्ड अपनाया आपने? जी बिल्कुल। बिल्कुल।
स्पेशल बीएड कर रखी हैं, तो स्पेशल एजुकेशन के तौर पर, स्पेशल टीचर के तौर पर पढ़ा रहे होंगे। तो अब कुछ और चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि इस बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनकी जो अ, म, दिमाग का जो विकास होता है वो बहुत ही कम होता है, और उसको इस तरीके से पढ़ाना, तैयार करना, दिमाग विकसित करना, अलग अलग बच्चों का लेवल अलग अलग होता है। कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो उसको अलग अलग बच्चे को किस तरीके से समझाते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए अलग से भी उन पर ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अलग से भी हमारे को ध्यान देना पड़ता है। सुबह से ये हमारे पास क्या हॉस्टल की भी व्यवस्था है, तो सुबह उठते हैं तब बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे, मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं, उनको कहना पड़ता है कि आप बेटा उठो, मुँह धोने के लिए जाओ, फिर चाय पियो, नाश्ता करो, उसको सारे दैनिक कार्य जो होते हैं, उनको साथ में रह के करना पड़ता है। जो सुनते बोलते नहीं, वो तो मतलब उनको इशारे में जो कहते हैं, वो कर लेते हैं। जिसको दिखता नहीं, उनको भी सपोर्ट करना पड़ता है। और मेंटल रिटार्डेशन और दिखता नहीं, उन बच्चों के अंदर थोड़ी परेशानी या ज़्यादा आती है। बाकी जो सुनते बोलते नहीं, वो खुद का काम कर लेते हैं। और उनको पढ़ाने के लिए ऐसा है कि जैसे मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे हैं, उनको दैनिक कार्य सबसे पहले सिखाए जाते हैं। उसके बाद में धीरे 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 ये एजुकेशन पे लाते हैं। और जो सुनते बोलते नहीं, वो बच्चे नॉर्मल जो क्लास लगती है, नॉर्मल में जो गवर्नमेंट में सिलेबस चल रहा है, वही सिलेबस हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। वो उनकी बोर्ड की वगैरह एग्जाम पे भी दिलाते हैं। और जो दिखता नहीं है, उनको ब्रेल लिपि में वगैरह पढ़ाना करना होता है। जो गवर्नमेंट में जो सिलेबस होता है, वही ब्रेल लिपि में कन्वर्ट हुआ है, तो वही वो मॉडिफिकेशन करके हम पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, प्रॉब्लम आ रही है, चलो छोड़ के कुछ और करते हैं? कभी तकलीफ आई होगी, प्रॉब्लम आई होगी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब तो मेरे से नहीं होगा, चलो कुछ और करते हैं, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा तो थोड़ा सा कभी कभी होता था। लेकिन अब ऐसा है कि इस फील्ड में चुनौतियां हैं। क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा चुनौतियां हैं। लेकिन मैंने खुद ने चुनौती एक स्वीकार किया है। तो मुझे अब नहीं लग रहा है कि मुझे कोई अब फेस करना पड़ा है, क्योंकि इन बच्चों को लेवल तक हम जा चुके हैं और अच्छा से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए चल रहा है। नहीं, जब आपने शुरू किया होगा, आप अकेले सारा काम संभाल रहे थे, बच्चों को लाना भी है, उनको नहलाना, धुलाना, उनको पढ़ाई भी करवानी है, और कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, कुछ काम हो रहा है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, घर वालों से भी नहीं मिल रहे हैं, बस सारी जो काम करना है सब उनके साथ ही करना है। जी। तो उस समय लगा होगा कि बहुत फंस गया हूँ, फसड़ हो गई, क्या करें? बिल्कुल, थोड़ा-सा होता था। लेकिन अब ऐसा था कि इस फ़ील्ड से वगैरह जुड़ा हुआ था, तो मन को ये मानता कि ये कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ करना है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो संघर्ष करके मतलब निकले, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जुड़ते गए लोग भी, और काम होता रहा। तो मुझे अब फ़ील्ड नहीं हो रहा, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा-सा हुआ था। बिल्कुल, एक समय आता है, मुश्किल का दौर आता है, जब सोचते हैं कि चलो ये वक्त भी गुजर जाएगा, कहते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बुरा हो। तो उस तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, फील्ड में बहुत सारी चुनौतियाँ तो क्योंकि इसमें है ही। बच्चे क्या कहें, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे भग भी जाते हैं। नाइट में भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसे सुबह 6 बजे उठते हैं और शाम को 12-1 बजे सोते हैं, तब तक उन बच्चों को देख-रेख भी बहुत सारी करनी पड़ती है। और यहाँ से जैसे कि बच्चे भग भी जाता है ना, तो मतलब कहाँ पे जाना है, घर पे जाना है, वो भी उनको पता नहीं रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा हमने स्कूल वगैरह ड्रेस बना के रखी है, तो पहना देते हैं, उसमें नाम वगैरह लिखा रहता है। तो कहीं भी बच्चा जाता है, तो कोई किसी को मिलता है, तो वो कॉल वगैरह कर लेते हैं और मिल जाते हैं। मेट्रो रिटायरेशन वाले बच्चों को घर पे जाना है, तो इतना उनको ध्यान नहीं रहता है। यहाँ से भगने के बाद में कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी तक कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। लेकिन अब लोग भी अच्छा सपोर्ट करके कहीं भी घूम जाता है, तो वो मिल जाता है बच्चा। नहीं, तो फिर भागते क्यों हैं? क्या वजह रहती है कि यहाँ आ गए, फिर घर जाना होता है कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना है, घर जाना होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों में क्या रहता है कि वो थोड़ा से घर पे हैबिट वही ऐसे हो रखी है कि गाँव के लोगों ने घूमना करना, कुछ खाना पीना ऐसा यहाँ वो, तो उसको व्यसन वगैरह कुछ मिलना नहीं है। इसलिए वो कहते हैं यहाँ से भगने की थोड़ी कोशिश करते हैं। और दूसरा भगने का रीज़न ये होता है कि जैसे स्टार्टिंग में बच्चा आता है ना नया नया, तो उसको थोड़ी घर की याद वगैरह रहती है। तो स्टार्टिंग में आते हैं तो थोड़ा परेशान करते हैं, बाद में तो इतना नहीं आती दिक्कत हमें। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी रहती है। बस वही, घर परिवार छोड़ के आते हैं तो मन नहीं लगता, जैसे नया नया बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो वो सोचता है कि नहीं पढ़ाई नहीं होगी, भी छोड़ के घर जाना है। बिल्कुल, थोड़ा-सा इनको ये रहता है स्टार्टिंग में, थोड़ा-सा क्या घर की याद रहती है। अपन भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा-सा घर की तो रहती है, लेकिन फिर भी इन बच्चे ये तो क्या सुनते बोलते, जिसको दिखता नहीं है, तो माँ-बाप भी थोड़ा-सा कभी छोड़ से नहीं सकते। तो ऐसा अंदर से भाव उनका रहता है, तो कभी-कभी थोड़ा-सा स्टार्टिंग में समस्या आती है। ऐसे बच्चे भी आपको मिले हैं जो सड़क पे घूम रहे हो, कई बार देखते हैं कि कचरे बिन रहे हैं, या फिर जो
इस टाइप से सड़क पे घूमते हैं जो नहाए नहीं है, या फिर जो इस तरीके से होते हैं, कुछ सड़क पे भिखारी टाइप से रहते हैं कुल मिला के। तो ऐसे बच्चों को भी आप लाए हैं पकड़ के? हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने बड़े बड़े को लाए हैं, यहाँ लाके तैयार किए हमने। और नीला धुला के जैसे 2-2 साल से रोड के ऊपर पड़े होते हैं, तो उनको लाके तैयार करते हैं, तो उनकी चमड़ी वगैरह भी हमारे को हाथ में आती है। लेकिन उनका परिवार वगैरह कुछ मिलता है, मतलब परिवार वाले कुछ जानकारी मिलती है, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं, तो परिवार वाले ने कोई एक्सेप्ट करता भी है, और कोई ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो पागल है, अब हमारे को आवश्यकता नहीं है और आप वहीं रखो। तो फिर यहाँ हमारे पास क्या है कि हमारे पास बच्चियाँ वगैरह भी रहती हैं, सुनती बोलती नहीं, ऐसे बड़ी हैं। और अपने क्या स्कूल वगैरह है, तो यहाँ मेरे दोस्त वगैरह पाली में जलाराम जी वगैरह सब चलाते हैं, तो वहाँ मैं भेज देता हूँ। तो वहाँ जाके अच्छे से वो जीवन यापन कर सक रहा, मतलब करता है वहाँ पर। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पकड़ के लाए कहीं से भी, और पता चलता है कि वो किस परिवार से मुलाकात भी हो जाती है, जी तो परिजन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। जी जी जी, ऐसा भी होता है। परिवार अभी पालमपुर से एक भाई था, या 2 सालों से पढ़े थे, लेकिन वो ना परिवार का कांटेक्ट हुआ, परिवार ने ये बोला कि अब ये तो पागल है, तो यहाँ लाना मत, और आप उधर ही रखना। और वो हमारे को तो इसकी आवश्यकता नहीं है, हम हमारे को घर में से कोई इतने लोग भी नहीं है हम उसकी सेवा कर पाएँ, तो आप उधर ही रखना। तो हम वहाँ पाली वगैरह भेज देते हैं उसको। आपकी कोशिश तो ये रहती होगी कि बच्चा यहाँ रहे, घर भेजने की ज़्यादा कोशिश तो नहीं रहती होगी, क्योंकि घर पे रह के वो पढ़ाई तो नहीं कर सकता, उसकी जो मानसिक विकास विकास करने का जो काम होता है वो तो नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। अब जैसा है कि जब छुट्टियाँ लंबी छुट्टियाँ होती है, उसमें भेजने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जैसे कि छोटी मोटी छुट्टियाँ होती है, तो यहाँ से बच्चों को नहीं भेजते। इसका रीज़न ये है कि बच्चा थोड़ा सा यहाँ रहेगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। मंदबुद्धि वाले बच्चों को सिस्टमेटिक यहाँ रखते हैं, तो वो अपना खुद का दैनिक कार्य सीख रहे हैं अब धीरे धीरे। जो सुनते बोलते नहीं, वो तो अपने एजुकेशन में भी अच्छे से अभी बोर्ड के एग्जाम वगैरह देने के लिए जाते हैं। और वो जो नेत्रहीन जिसको दिखता नहीं है, वो भी अभी पैरों पे खड़े हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें स्पेशल टैलेंट होता है, जैसे मैं एक बच्चे को देख रहा था, जी तो वो अच्छा गाना गा लेता है। जी जी तो जिनमें स्पेशल टैलेंट होता है, कोई अच्छी पेंटिंग बना लेता है, जी। तो उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करते हैं सिखाने के लिए, उनके लिए कोई प्रोग्राम करते हैं, ऐसा करते हैं? हाँ बिल्कुल। उनकी यहाँ पे अलग से प्रोग्राम वगैरह भी होता है, और तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे कोई प्रतियोगिता होती है, उसमें भी भाग देते हैं। जो सुनते बोलते नहीं, वो पेंटिंग में बहुत अच्छे बनाते हैं, तो वो उनको करवाते हैं। और जो बिल्कुल दिखता नहीं है, उनको संगीत के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उन बच्चों को संगीत के अंदर भी हम यहाँ जो हमारे टीचर लगे हुए, वो संगीत में कोर्स वगैरह कर रखा है, तो वो यहाँ संगीत का भी साथ साथ में सिखा रहे हैं। खेल कूद को लेकर कोई एक्टिविटी कराते हैं दिव्यांगों के लिए, जो कुछ स्पेशल खेल कूद होंगे, ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, खेल-कूद के प्रतियोगिता वगैरह होती है, तो उसमें हम तैयारी इधर करवा रहे हैं। जैसे कि सुनते बोलते नहीं, उसमें भी क्रिकेट वगैरह है, सब ये भी कर सकते हैं। और जिसको बिल्कुल दिखता नहीं, वो भी क्रिकेट वगैरह खेलता है। लेकिन उसका मॉडिफिकेशन, वो जैसे गेंद वगैरह आती है, उसमें छल्ले आते हैं, तो उसमें जैसे फेंकते हैं, तो उसको नीचे से आवाज़ आती है, तो वो मारते हैं। इस तरह से वो भी सिखा रहे हैं। और साथ-साथ में जिसको मंदबुद्धि वाले बच्चों को दौड़ वगैरह जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, वो भी इनके साथ-साथ में करवाते हैं हम। बिल्कुल, स्पेशल एक्टिविटी भी कराते हैं। तो अब फाइनली उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दिव्यांगों के प्रति, जिनका थोड़ा-सा रवैया अच्छा नहीं रहता, या जिनको लोगों को लगता है कि ये तो समाज से अलग हैं, या ये देख नहीं सकता, तो इसके साथ नहीं उठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। उसको लेकर के एक शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहता हूँ, मेरा तो आपने देखा होगा, ये स्लोगन है, मेरा भगवान दिव्यांगों में। दिव्यांगों में। मैं जब इस फील्ड से जुड़ा हूँ, तब से मुझे अंदर से लगा कि नहीं, वास्तव में इन बच्चों के अंदर भगवान का एक रूप है, और ये बच्चे कुछ न कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर भगवान ने कुछ स्पेशल, कुछ शक्तियाँ दे रखी है, लेकिन वो बाहर निकालने की आवश्यकता है। मैं यही देना, आपके माध्यम से ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस वगैरह दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो सुसुप्त शक्तियाँ हैं, वो बाहर निकालने की कोशिश अपने को करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, इन बच्चों को समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनको वो जो हीन भावना से है, वो देखना नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल शक्ति हैं, वो बाहर निकालने की अपने को सबको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मौजूद थे रमेश चौधरी, जो कि मंडार में दिव्यांग स्कूल चलाते हैं, और दिव्यांग बच्चों को, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। और एक परिवार की तरह, जिस तरीके से एक बच्चे को परिवार में रखा जाता है, लालन पालन किया जाता है, उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, चाहे उसको नहलाना हो, उसको घुमाना हो, उसको पढ़ाना हो, उसके कपड़े हो, उसके बालों की कटिंग करनी हो, सारी चीज़ें जिस तरीके से परिवार में एक बच्चे को रखा जाता है, उसी तरीके से रमेश चौधरी यहाँ से शुरुआत से शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक की नौकरी छोड़ करके एक ऐसा फील्ड चुना जो
हर कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और ये देखने में भले ही कितना ही आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं, ये बहुत मुश्किल है। शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोग सपोर्ट नहीं करते, फिर सारे बच्चों की देखरेख करना होता है, यहाँ से बच्चों को लाना, और उनको अगर कोई सड़क से उठा करके किसी बच्चे को लाते हैं तो उसको नहलाना भी है, धुलाना भी है, उसके बाल काटने हैं, उसके कपड़े बदलने हैं, उसको साफ सुथरा करना है। उसके बाद में उनकी मानसिक स्थिति वो होती है कि वो वहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसको वहाँ पर रखा जाता है, उसको वो प्यार दिया जाता है जो उसको परिवार में मिलता है। तो सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, और इसीलिए हमने सोचा कि इस ऐसे व्यक्ति की, ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करना चाहिए जो अलग काम करता हो। सामान्य काम तो हर कोई करता है, लेकिन एक समाज से हट करके एक अलग तरीके से जो कोई नहीं कर रहा। तो रमेश चौधरी ने इन दिव्यांग बच्चों के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, जिनको समाज अलग नज़रों से देखता है, जिनको हीन भावना से देखा जाता है, जिनका तिरस्कार होता है, जिनके साथ बैठना लोग पसंद नहीं करते, जिनसे बात करना लोग पसंद नहीं करते, उनको अपना रखा है, अपने साथ में रखा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिव्यांग स्कूल भी बनकर तैयार हो चुकी हैं, और जहाँ पर भी दिव्यांग बच्चा दिखता है वहाँ से लेके आते हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दुनिया को पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि आखिर दिव्यांग भी इंसान होते हैं, उनके साथ भी हमारे जैसा व्यक्तियों, इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके।